हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील मेहता। फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस बार मेरे साइट विजिट और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने देखा है कि मेरे काफ़ी सारे कलीग्स हैं जिसको एलआरएस बनाने में इश्यू होता है, या तो एलआरएस का मेन मोटो नहीं समझ पाते हैं कि हम एलआरएस क्यों बना रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो एलआरएस सीरीज़ चालू किया है। एलआरएस मीन्स लेबर रिकन्सिलेशन। इसका मेन पर्पस क्या है और हम क्यों बनाते हैं, पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलआरएस शीट कैसे बनती है, कैसे मेंटेन करना है, कहाँ से डेटा लेंगे, कैसे डेटा लेंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट एलआरएस को पहले समझिए कि एलआरएस का मेन पर्पस क्या है। व्हाट इज़ एलआरएस? तो लेबर रिकन्सिलेशन एक प्रोसेस है जिसपे हम कॉस्ट को एग्जैक्टली मैच करेंगे क्लाइंट क्वांटिटी के साथ, या तो हमने जो कॉन्ट्रैक्टर को पेड किया उसके साथ। हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि सपोज एवरी मंथ हम जब भी क्लाइंट बिल सबमिट करते हैं तो क्लाइंट बिल के साथ साथ हम लेबर बिल भी बनाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बिल हमको कुछ क्वांटिटी मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद पेड करता है। जैसे शटरिंग और रेनफोर्समेंट वर्क हमको तब मिलेगा जब हम कंक्रीट कास्टिंग कर लेंगे तब। बट पर्टिकुलर लेबर बिल में ऐसा नहीं होता। लेबर बिल में हमें हमारे पास सारी एजेंसियाँ अलग अलग होती है। तो शटरिंग वाला तो उसका पैसा मांग ही लेगा और सरिया वाला भी उसका पैसा मांग ही लेगा। तो वो कितना एक्सीड जा रहा है, कितना एक्सीड नहीं जा रहा है, वो चेक करना हो, या तो फिर पर्टिकुलर समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी मतलब काम किया है और जो फाइनल एग्जीक्यूट होता है तो हमने कहीं क्लाइंट क्वांटिटी से ज़्यादा तो नहीं दे दिया है, तो वो चेक करने के लिए भी हमको एलआरएस बहुत हेल्प करता है। पर्पस क्या है हमारा? तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कि लेबर अमाउंट कभी ज़्यादा ना चली जाए हमारी क्लाइंट बिल से। ओवर बिलिंग या ओवर पेमेंट को हम अवॉइड करने के लिए कई बार ऐसा भी हेल्पफुल रहता है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेड किया है बट क्लाइंट बिल में लेना रह गया है, तो वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कई बार हमको ड्राइंग रिवाइज करके या तो फिर जेएमआर बेस पे कुछ क्वांटिटियाँ हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेड की है बट अब क्लाइंट बिल में लेना भूल गए, तो हमें यहाँ से भी बेनिफिट हो सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी, एक वेरिफिकेशन सिस्टम भी बन जाता है हमारा कि सपोज हमने एवरी मंथ जो भी काम किया है या जो भी बिल बनाया है तो बिल का एक्यूरेस चेक करने के लिए भी एक बेनिफिट रह जाए। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करता है हमारे। प्रॉफिट हमारा जितना हो सके उतना वो लॉस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बजट और टेंडर टीम को भी एक बेनिफिट रहता है कि जिस हिसाब से अभी करंट मार्केट के रेट चल रहे हैं तो कई बार बजट टीम क्या रेट लेके पकड़ के चलती है। जैसे सपोज समझ लीजिए कि स्टील वर्क है तो शायद वो 6,500 7,000 रुपये टन के टन के हिसाब से ले रहे हैं और मार्केट में अगर 8,000 रुपये टन के हिसाब से काम हो रहा है तो वो मतलब उनके लिए भी एक लेसन रहता है कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम जब भी बजट बनाए या कभी भी टेंडर हम बिड करें तो हमको हमारे हेड में कैसे रेट लेके चलना है। बेसिक क्या होता है एलआरएस में? एलआरएस का बेसिक ये है कि बीओ की क्वांटिटी जो हमसे क्लाइंट को मिला हुआ है, देन सेकेंड स्टेज रहता है क्लाइंट को हमने एवरी मंथ जो भी क्लेम किया है वो, देन कॉन्ट्रैक्टर को हमने जो पेड किया है वो, इन तीनों का कंपैरिजन एंड बीओ की और एग्रीड लेबर। मतलब कई बार ऐसे रहते हैं कि कई बार क्वांटिटियाँ वो बिल के अगेंस्ट नहीं मतलब एक्स्ट्रा होती है। जैसे इनडायरेक्ट आइटम हो गई, साइड उठा की आइटम हो गई, सेफ्टी की आइटम हो गई, तो उन सब का भी ओवरहेड चेक करने के लिए कि हाँ भाई पर्टिकुलर कितना ओवरहेड हमारा बैठ रहा है। लॉजिक्स क्या क्या है उनके लॉजिक्स? मेन लॉजिक तो यही है, क्लाइंट बिल क्वांटिटी इक्वल टू एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी। बट हाँ मैनेज करो कि हाँ वो हो जाए। नहीं हो रहा है देखिए कि कहाँ गलतियाँ बैठ रही है। अगर हाँ गलतियाँ हैं तो हम बिल में सुधार सकते हैं, या तो क्लाइंट बिल में सुधार सकते हैं या तो कॉन्ट्रैक्टर बिल में हम कुछ डुप्लीकेट कर रहे हैं तो वो मिल जाएगा। फिर सेम क्वांटिटी फॉर गेट पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जिस हेड में हमने कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया उसी हेड में हमने क्लाइंट को पेड किया हुआ है, तो वो मैच करने के लिए बेनिफिट हो जाता है। वो ये एक लॉजिक है उसका। अगर मिस मैच होगा तो उसका जस्टिफिकेशन हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्लाइंट को हमने नहीं
मतलब क्लेम किया है, बट हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेड कर दिया है, तो वो इसमें बेनिफिट हो सकता है। तो कोई भी साइट पे काम होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हमने कोई भी काम किया है, जैसे समझ लो एक राफ्ट भी कास्ट किया है, तो वो एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी इज इक्वल टू क्लाइंट क्वांटिटी इज इक्वल टू पेड क्वांटिटी। अब पेड क्वांटिटी कौन से फॉर्म में है, कौन से यूनिट में है, कौन से मतलब एरिया में है, वो अलग बात है, बट क्लाइंट क्वांटिटी हमारा सिंगल आइटम है, तो उसकी क्वांटिटी और कॉन्ट्रैक्टर पेड की क्वांटिटी को हम कैसे मैच करेंगे, कौन से यूनिट में देखेंगे, कौन सा कन्वर्जन फैक्टर डालेंगे, क्या हमारा मोटो रहेगा, वो मैं आपको एक्सेल सीट में समझाऊंगा पूरा। मेन इसका लॉजिक क्या रहता है कि हम रेट कंपेयर करवाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट ने हमको बीओपी दिया हुआ है, एक एग्जांपल समझते हैं कि हाँ रेनफोर्समेंट वर्क हमको उसने दिया हुआ है 85,000 रुपीज़, मतलब वो टन के हिसाब से। अब 85,000 रुपीज़ हम डायरेक्टली लेबर बिल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो मार्केट रेट का बीओ की क्वांटिटी से रेट कंपैरिजन करने में बेनिफिट ये है कि सपोज लो कि बजट टीम है हमारी, बजट टीम ने हमको एक सीट बना के दी है कि भाई 55,000 रुपये का मेरा स्टील आएगा और मेरा बचा है प्रॉफिट मार्जिन निकाल के मैं आपको 15,000 रुपये टन के हिसाब से लेबर रेट दे रहा हूँ कि आप लेबर रेट में काम करवाइए, पर वो ऑल ओवर प्रोजेक्ट का रेट रहता है, ना कि हम स्टार्टिंग से ही 15,000 देना चालू कर दें। तब बजट टीम क्या करती है कि उसको अगर हाई राइज है तो उस हिसाब से रेट को इंक्रीज करने के रेट पे जाएगी, या तो हम एवरेज रेट फाइनल करते हैं कि हाँ एवरेज रेट हम 9,000 रुपये 10,000 रुपये टन के हिसाब से देंगे, तो वो हमारा बजट रेट हो गया। अब 9,000 10,000 रुपये हम कभी भी रेट बनाते तो हम पहले मार्केट सर्वे करते कि हाँ भाई एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर किस रेट पे काम कर रहे हैं मार्केट में। ऐसा ना हो कि हम 10,000 दे रहे हैं पर मार्केट में 6,000 रुपये रेट चल रहा हो, तब मार्केट का रेट ना बिगाड़े। एक तो ये रेट लॉजिक में भी बेनिफिट करता है, और इसका पर्पस यही है कि हम हाई टू लो रिस्क लेके मेंटेन लेके चले, और एक हमारा प्रोजेक्ट का चेक पॉइंट है कि एवरी मंथ जब भी हमारा बिल सबमिट हो तो उसके साथ हम चेक पोस्ट भी एक लगा के चले। तो वो एक एलआरएस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआरएस भी है मटेरियल रिकन्सिलेशन, और क्लाइंट सीओपी भी है, तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। व्हाट इज एलआरएस वेरिफिकेशन? एलआरएस वेरिफिकेशन एलआरएस वेरिफिकेशन कैसे होता है और क्यों होता है? तो क्वांटिटी चेक करने के लिए, रेट करेक्शन के लिए, एक्स्ट्रा डुप्लीकेट आइटम करने के लिए, और स्कोप क्लियरिटी के लिए कि हाँ फिर हमारे स्कोप में क्या क्या था। कई बार ऐसा होता है कि हम स्कोप के विदाउट भी काम करवा लेते हैं, बट पता चलता है कि हमारे बीओक्यू में है ही नहीं, तो उसको हम एक्स्ट्रा आइटम या जेएमआर बेस पे भी ले जा सकते हैं। मेजरमेंट की एक्यूरेसी के लिए कि हाँ भाई हमारा मेजरमेंट क्या है, अगर कहीं मेजरमेंट गलत हो गया, जैसे क्यूबिक मीटर में हमको काम दिया हुआ एक्सट्रैक्शन का, बट ऐसा ना हो कि भाई हम स्क्वायर फीट में या तो फिर लमसम बेस पे ही करवाते जा रहे हैं, तो वो सारे इश्यू हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए, इसके लिए एलआरएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट कॉस्टिंग पे, अब एलआरएस में काफ़ी सारी आइटम ऐसी रहती है। सपोज एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि रेनफोर्समेंट वर्क क्लाइंट ने हमको टन में दिया हुआ है, डन। तो हम पर्टिकुलर क्या करेंगे कि भाई हाँ कि भाई हम क्लाइंट को टन में ही के क्लेम करेंगे, वो हमको कोई दूसरा यूनिट में मांगेगा भी नहीं कि हाँ भाई आपका जितना स्टील आया है मटेरियल रिकन्सिलेशन करो, देन आफ्टर जो कंजप्शन हुआ है उसका निकाल के हमको दे दीजिए। या तो फिर कई जगह क्लाइंट ऐसा करता है कि भाई हाँ भाई आपका जितना मटेरियल रिसीव हुआ है इशू स्लिप के हिसाब से हम उस हिसाब से पेड कर देंगे। अपने का बहुत कम जगह होता है, बट हाँ पर्टिकुलर हमारे पास एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम कॉन्ट्रैक्टर को अलग अलग फंडा में देते हैं। सपोज समझ लीजिए कि बेसमेंट लेवल पे काम कर रहा है तो वहाँ स्टील ज़्यादा रहता तो हम उसको टन के हिसाब से देंगे। वर्टिकल मेंबर या तो फिर हमारे स्लैब कास्टिंग जब चालू होगा तब कॉन्ट्रैक्टर खुद मना करता है लेबर के भाई हमको टन में नहीं पोसाएगा, क्योंकि स्टील लाइट हो जाता है, 8 है 10 mm आ जाता है, 16 mm 20 mm बीम में आ जाता है, तो उस लेवल पे वो क्या करेगा हमको स्क्वायर फीट बेस पे दे दो। तो अब जब हमारा यूनिट चेंज हो रहे हैं
तो वो तो ठीक है कि चलो यूनिट चेंज है तो हम कन्वर्जन फैक्टर करके बना सकते हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट इम्पेक्ट पड़ेगी। हाँ कि भाई उसका रेट कंपैरिजन बनाना, आर बनाना, मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट में चेक करवाना कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे समझ लीजिए कि स्क्वायर फीट बेस पे अगर मैं दे रहा हूँ तो 40 रुपये 45 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टील दे रहा हूँ, तो वो एक चेक करना होता है। तो वो ये सब डायरेक्ट कॉस्ट के इम्पेक्ट ये है कि हमारे लेबर रेट को जस्टिफाइड करने में हमको थोड़ा इम्पेक्ट डालते हैं। प्रोडक्टिविटी लॉसेस हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वर्टिकल मेंबर में रेट पे कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस पे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, रीवर्क करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे। और इनडायरेक्ट में क्या रहता है कि सपोज समझ लीजिए कि चलो कॉन्ट्रैक्टर नहीं काम कर रहा है और हमको हमारे काम की स्पीड बढ़ानी है, तो कई बात हम डिपार्ट में काम करवाएंगे। बराबर है कि हाँ भाई आप डिपार्ट में काम चालू कीजिए, हम आपको आपको डिपार्ट में ही काम करता, तो हमको प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार सुपरवाइज़र की गलती रहती है, बराबर है, साइड ओवरहेड काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं, इक्विपमेंट हैंडलिंग का कॉस्ट बढ़ जाती है, हाउसकीपिंग और सेफ्टी में भी काफ़ी सारा पैसा घुस जाता है। तो वो सारी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि हाँ भाई वर्टिकल मेंबर के लिए हमको स्टेजिंग अलग से देना पड़ता है कि भाई स्टेजिंग हम आपको अलग से देंगे, बराबर है। फिर सेफ्टी के काफ़ी सारे नॉर्म्स होते हैं जिसके चक्कर में प्रोडक्टिविटी लॉसेस दिखता है कि हाँ भाई ये पैसा इसमें लगा हुआ है, क्योंकि रेनफोर्समेंट वाले काम हो या कोई भी काम हो, और हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि भाई सेफ्टी के साथ काम किया जाए। तो ये काफ़ी सारे इम्पैक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। तो इसको हमको अपने जो भी ओवरहेड में है, जो भी हमारा हमने LRS के हेड बनाया है, तो उसमें किस हिसाब से लेके जाना है, क्योंकि सेफ्टी हो या हाउसकीपिंग हो या तो फिर हमारा मटेरियल शिफ्टिंग या अनलोडिंग हो, जो भी हो, तो वो सारे हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम अपने डायरेक्ट कॉस्ट में कैसे इम्पेक्ट करवाएंगे, कौन से लॉज में ले जाएंगे, P&M के कॉस्ट है, तो वो सब हमको डायरेक्टली नहीं दिखते पर इनडायरेक्टली हमारे हेड के अंदर ही होते हैं। तो कैसे होगा, तो हम आपको पूरा एक्सेल शीट में बताएंगे। रोल ऑफ बजट कंट्रोल, मेन हमारा LRS का यही है कि एक्चुअल लेबर कॉस्ट और बजट को हम कंपेयर करवाएंगे। आइडेंटिफाई द ओवरहेड, ओवरहेड कितने हो वो चेक करेंगे। बजट रिवीजन वाले को सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई आपने जो काम किया हो। और इम्प्रूविंग हमारे फोरकास्टिंग, कि हम अपना जो भी है उसको फोरकास्टिंग करके ही चले कि हाँ भाई हमारा बजट कॉस्ट किस हिसाब से वर्क कर रहा है। रोलिंग मार्केटिंग चेकिंग, जो मैंने आपको बताया कि भाई बजट टीम जो भी रेट लेती है मार्केट के हिसाब से सही है या नहीं है, तो एक क्रॉस चेक लग जाता है, क्योंकि हमारा बजट प्रोजेक्ट के 6 महीने 8 महीने 10 महीने पहले तैयार होता है। कभी कहीं भी हम जब LRS चालू करेंगे तब हमारे पास इतना क्वांटम नहीं रहता है, बट जब हमारे पास LRS आता है तब तक तो मतलब बजट काफ़ी पहले ही बन चुका होता है। तो उन लोगों ने जो रेट किया है तो उस रेट पे भी काम हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है। एबनॉर्मल प्राइजेस, सपोज के कोई ऐसा काम है जिसके मतलब प्राइस हमने कभी डिडक्ट ही नहीं किया है, सपोज बारिश आ गई है तो डी वाटरिंग के चार्जेस ऐसे रहते हैं कि कई बार लोकल एरिया में हमें पंप मिल जाता है, इट्स ओके, बट एक्सट्रीम लेवल पे नहीं मिलता है तो हमने कभी वो चार्ज नॉर्मल डिडक्ट नहीं किया होता, तो एबनॉर्मल चार्जेस काफ़ी सारे हमको परेशान करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर के साथ नेगोशिएशन में भी हमको हेल्प मिलती है कि हाँ भाई मार्केट में इतना भले रेट चल रहा है, तो हम उसको नेगोशिएट करके जितना हो सके उतना कम कर सकते हैं। सपोर्टिंग फॉर बजट टीम, जो भी बजट टीम हमारी HO में बैठती है या तो फिर साइट के वेरिफिकेशन रहती है, तो उनके लिए क्या रहता है कि न्यू आइटम कोई आ रही है तो उसका रेट RA बना सकते हो। इम्पोर्टेंट है हमारा बजट, तो उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो इम्प्रूविंग के लिए हेल्प रहेगा। और हिस्टोरिकल डेटा, मतलब पास्ट के फ्यूचर में कभी भी प्रोजेक्ट करना हो तो पास्ट के डेटा पे से वो ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने कहाँ कहाँ गलती की थी, तो हमें कहाँ हमें आगे एक्यूरेट लेके चलना है। और रियलिस्टिक बजट, मतलब प्रिपेयर, मतलब जीरो बजट जो बोलते हैं ना कि भाई हम पर्टिकुलर सारे खर्चे को दिखा के चलेंगे, तो रियलिस्टिक बजट बनाने में काफ़ी बजट लगता है, तो उसको जीरो बजट बोलते हैं। वो भी मैं आपको इन फ्यूचर समझाऊंगा। डन। और बेनिफिट क्या है, लेबर रिकंसिलेशन कॉस्ट से होगा हमारा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ बिलिंग आएगी। LRS बनाने से मैं ये बोलूँगा कि जितने भी बिलिंग इंजीनियर है ना उनका कॉन्फिडेंट लेवल अपने आप हाई हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कैश फ्लो के साथ साथ कैश का आउट गोइंग भी पता है कि कैश फ्लो तो हम मैनेज कर ही रहे हैं, उसके साथ हम क्वांटिटी में, यूनिट फैक्टर में, कन्वर्जन फैक्टर में काफ़ी सारे हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
खाली बिल बनाना मीन्स ये नहीं है कि बस बिल बनाओ पैसा लाओ। बिल बनाने में मेन इंपॉर्टेंट है उसके ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ऑडिट ट्रायल, ऑडिट बेस पे हम कभी भी पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मेन पर्पस यही है हमारा कि LRS बनाने से हम एवरी मंथ अपने आप को इम्प्रूव करते रहे कि प्रॉफिटेबल वे पे ले जाए कि हाँ भाई हम प्रॉफिटेबल कंस्ट्रक्शन साइट को बना रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहता है, कॉस्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यही है हमारा आज का वीडियो कि LRS एक जो छोटा सा वर्ड है बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोगों को मतलब हेल्प करता है। बिलिंग में तो करता ही करता है, बजट टीम को, टेंडरिंग टीम को, प्रॉफिट को, सारी टीमों को बहुत काफ़ी मदद करता है हमारा। तो बस अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है वो एक समझ लीजिए कि एक थीसिस टाइप का था, बट पर्टिकुलर इसका रियल एग्जांपल, रियल सीट के हिसाब से कैसे काम करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास काफ़ी सीटें हैं तो आपको वो बेनिफिट होगा। LRS एग्जांपल बेस पे देखते हैं हम। ये मेरा LRS सीट है जिसमें काफ़ी सारे हेड हैं। जैसे मेरा कंक्रीट हेड है तो इसमें डायरेक्ट कॉस्ट इम्पैक्ट ही है, सारा क्यूबिक मीटर में ही चल रहा है। तो क्लाइंट क्वांटिटी, लेबर क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कंजप्शन, फिर हमारा प्रोविज़न हो गया इसमें, लेबर मेजरमेंट का अमाउंट, फिर हमारा टोटल अमाउंट क्या हुआ है, फिर हम उसको कैसे कंपेयर करते हैं। तो ये मैं काफ़ी सारी सीट है मेरे पास, तो मैं आपको सारा सीट समझाऊंगा कैसे डेटा कलेक्शन करना है, कहाँ से क्या लाना है, तो पर्टिकुलर सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बस अभी हमारा जो था LRS का पूरा वीडियो, तो उसका मतलब यही है कंक्लूजन कि जितना हो सके उतना वीडियो को देखिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए जो भी एज अ बिलिंग इंजीनियर है बट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन में भी पुअर पड़ते हैं, क्योंकि वहीं पे हमारा कॉन्फिडेंट डाउन होता है। तो उसी को बढ़ाने के लिए मैंने ये थोड़ी सीरीज़ चालू की है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा, यहीं दूंगा। तो आपको भी बेनिफिट रहेगा कि हाँ भाई ये 1-to-1 कनेक्शन नहीं है, हम दोनों तरफ से इंड टू इंड कनेक्ट रहेंगे। क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि भाई मैं लोगों को जितना हो सके उतना अवेयर करूँ कि हाँ भाई डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डॉक्यूमेंटेशन से हम अपनी कंपनी के बारे में या तो फिर अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में कैसे बढ़ा सकते हैं अपने आप को आगे। तो मेरा पर्पस यही है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना जितने लोगों को ज़रूरत है उनको शेयर करते रहिए, तो उनको भी बेनिफिट रहेगा कि हाँ भाई कुछ इन्फॉर्मेटिव आया है। यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे वीडियो रील्स चलती रहती है, बट हाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो बस थैंक यू।